अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम आम पर बात करेंगे। आम की फ़सल पक कर तैयार होकर मार्केट में आने को तैयार है और हम खाने की तैयारी भी कर चुके हैं, लेकिन क्या कीमत है, फ़सल की पैदावार कितनी है इस वक्त, जो है क्या सूरत हाल है, कीमतें कम होंगी नहीं होंगी, और ख़ास तौर पे इससे जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आपने पिकिंग कैसे करनी है, फिर इसको पैकिंग कैसे करनी है, मार्केट कैसे करना है, ग्रेडिंग कैसे करनी है, और अगर कुछ एक्सपोर्टर हैं जो बाहर आम भेजना चाहते हैं तो उनके लिए क्या लवाजमात हैं जो पूरा करना ज़रूरी हैं, क्या उनको जो आम दस्तयाब है वो मार्केट में मौजूद है या नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं आसिफ हयात टीपू साहब। आप मैंगो एक्सपोर्टर हैं, फसल पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जानेंगे कि एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो है कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है मैंगो एक्सपोर्ट का, और अगर कुछ नए लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या गुंजाइश है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं शाहिद हमीद भुट्टा साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, मैंगो के हवाले से बड़ा नाम है, नर्सरी भी चलाते हैं और मैंगो की प्रोडक्शन को भी जो है वो अच्छी पैदावार करके, अच्छी अक़साम पैदा करके उनको मार्केट भी करते हैं और मकामी तौर पर भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजते हैं। उनसे पूछेंगे। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद उमैर, रिसर्च स्कॉलर हैं और ख़ास तौर पर पोस्ट हार्वेस्टिंग पर इनकी रिसर्च है, तहकीक है। उनसे जानेंगे कि उनकी तहकीक आम की फसल के हवाले से क्या कहती है। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आसिफ साहब, पहले तो हमें ज़रा हाल सुनाइएगा कि इस वक्त आम की जो फसल है उसकी सूरत हाल है क्या, कोई परेशानी है नहीं है, और बड़ी अच्छी फसल है, सूरत हाल है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने आम की जो फसल के मुतालिक पूछा है, तो फसल तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मतलब इन हालात में, और जो पीछे हमारे इतनी आंधी और मौसमी हालात ख़राब रहे, उसके बावजूद जो है ना वो बहुत बुरे हालात नहीं है। अच्छा, ठीक है। थोड़ी सी लास्ट ईयर से हम कहें तो वो कमज़ोर है फसल, थोड़ी सी कमज़ोर। अच्छा, लास्ट ईयर तो काफ़ी नुकसान हो गया था जी। उसके बावजूद अगर कमज़ोर है तो फिर तो हाँ, काफ़ी फिर कमज़ोर उसको हम कहेंगे। भुट्टा साहब से पूछे। भुट्टा साहब, लास्ट ईयर तो काफ़ी नुकसान हो गया था। लास्ट ईयर तो हीट वेव की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, और इस दफ़ा आंधियों ने और जो बार बार यालाबारी हुई है और जो टेम्परेचर है इसने आके इफेक्ट्स किए है, उसकी वजह से वो साइजेस नहीं बन पाए जो रूटीन्स के अंदर। मौसम गर्म नहीं हुआ। मौसम गर्म, पिछली दफ़ा जो है गर्मी ने नुकसान पहुंचाया, इस दफ़ा सर्दी ने नुकसान पहुंचाया, और सर्दी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है। कि पोजीशन ये है कि हमारी जो अर्ली वैरायटीज़ थी, दुसेरी जो मालदा था, उसको जिन लोगों ने भी मार्केट किया है तो मार्केट्स के अंदर एक तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और दूसरा टेस्ट नहीं बना। दुसेरी फीका रहा है। वजह क्या थी? क्योंकि उसके अंदर नमी थी। ठीक है। जब हीट वेव चलती हैं, क्योंकि ये मुल्तान के अंदर ये एक तोहफा है, गर्मी जो है ना, ये गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। अगर मुल्तान के अंदर गर्मी नहीं होगी, लू नहीं होगी, तो आम अच्छा नहीं होगा। इस दफ़ा क्योंकि लेट आई है गर्मी और लू भी नहीं चली उस लेवल की, तो आम के अंदर जो है ना अभी तक नमी मौजूद है। जो नमी है उसको पकने भी नहीं दे रही और उसके अंदर टेस्ट भी डेवलप नहीं हो पा रहा। ये ड्रॉबैक्स आ रहा है अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है तो अभी देखते हैं कि भी किस वैरायटी में क्या मसला है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि फसल की ओवरऑल क्या सूरत हाल है। फसल की ओवरऑल पोजीशन जो है लास्ट ईयर से बेहतर है, काफ़ी। अच्छा, काफ़ी बेहतर है। और क्या अगर कंपैरिजन करें पिछली दफ़ा की निस्बत, जो है परसेंटेज में कंपैरिजन करें तो पिछली साल की निस्बत, अगर लास्ट ईयर 50% थी तो इस दफ़ा 60% है। 60% है, डैमेजेस के बावजूद, आंधियों, तूफान और बाकी चीज़ों के बावजूद। और इस दफ़ा मेजर कोई हमला भी नहीं है फसलों के ऊपर, जैसे फ्रूट फ्लाई का है कि काफ़ी सारा अटैक है फ्रूट फ्लाई का। क्या फ्रूट फ्लाई सर अभी स्टार्ट होगी। फ्रूट फ्लाई का अटैक अब स्टार्ट होगा। अभी फ्रूट फ्लाई का अटैक स्टार्ट नहीं हुआ बागात के अंदर। वो वैसे भी फल गिरता है नीचे पका हुआ, उसकी वजह से ज़्यादा नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि आंधी आ गई, तूफान आ गया या कुछ हो गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस है मैंगोज़ की थिनिंग का। क्योंकि मैंगो के ऊपर जो गुच्छा लगता है, अगर वो पूरा उठा लेगा तो आम की टहनियाँ टूट जाएंगी। अल्लाह ताला की तरफ से आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, उससे उसकी थिनिंग होती है नेचुरल तरीके से। और ग्रोअर के पास भी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो उनकी थिनिंग कराए। अच्छा साइज लेना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी रहनी है, तो उसमें से 6 में से 2 या 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और उसके लिए आपके पास ना इतनी स्किल लेबर है, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास वसाइल है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आंधियाँ एक तोहफा होती हैं कि जब आती हैं तो आधे माल को गिरा देती हैं, जो आधा बचता है वो अच्छी क्वालिटी में, अच्छे साइज में जाके बनता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी के। अच्छा, वो जो आधा माल गिर जाता है
वो ज़ाय हो जाता है। जी, अच्छा, वो ज़ाय उसको ज़ाय नहीं होना चाहिए, उसकी भी सर बाय प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के बननी अंदर चाहिए। वैल्यू एडिशंस हाँ, के लिए जो मैंगोज की वैल्यू एडिशन वो भी तो कीमती है ना जो वो गिरता बहुत है। कीमती है उसको अचार के लिए, बल्कि वो हंसी भी आती है उस बात के ऊपर कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि आंधियाँ आएँ, तूफान आए, ग्रोवर का माल गिरे और वो औने पौने दाम जो है ना खरीद 300-250 का गट्टू लें, 50 किलो 60 किलो का, और उससे अचार बनाएं, उसको वैल्यू एडिट करें और उसके बाद मार्केट्स के अंदर वो जो तो अच्छी बात है ना। वो अच्छी बात है, लेकिन ग्रोअर्स को तो उसका फायदा हो। ग्रोवर को खुद अचार बनाना चाहिए। वो देखे ना, दो तरह से कंट्रडिक्शन आ रही है। एक तो हमने मतलब ज़ाहिर है करना तो सब कुछ अल्लाह ताला नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अकल हमें दी है तो हमें उसको भी इस्तेमाल करना है। और जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो हमें भी उस तरक्की के साथ जो है अपने आप को शामिल करना है। तो डेफिनेटली जो आप समझ रहे हैं कि वो तो थिनिंग हो गई अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो आपके लिए तो ज़ीरो है। अगर उसमें आपको 250-300 भी मिल रहा है तो वो भी अच्छा नहीं, मतलब उसका अचार आप खुद भी बनाए ना, प्रॉब्लम आ जाता है। काश्तकार को भी आगे आना चाहिए। आप उसमें कोई लोग बड़ी खुद साइंस तो है नहीं। वो टीपू साहब कह रहे हैं कि 250-300 मिल रहा है वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं एक मिनट करता। सर, 50 एक मिनट सर, एज ए ग्रोअर 50 रुपए का खाली गट्टू है, ठीक है ना, 50 का गट्टू है, 800 रुपए लेबर मिनिमम ले रही है पर डे जो है ना, जो आपको वहां से इकट्ठा करके देती है। वहां से उठा के आपने मंडी में भेजना है, मंडी में जितना भी करीब का फासला हो 40 से 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आने हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। नहीं, वो तो अगर ये बहुत तमाम nominal एक्सपेंसेस prices निकाल लें तो ग्रोअर कुछ नहीं बचता। एक बोरी में से जो एक बोरी मैंगो की कच्चे की भेजता है 300 में या 250 या 280 में जो जाके बिकती है, उसके घर में 30 रुपए जा रहे होते हैं, उसे कुछ नहीं बचता, उसको कुछ नहीं लेकिन ये बड़ी एक्सेप्शनल बड़ी केस है कि अगर आपकी आंधियां आ गई हैं और आपके पास अपनी वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी नहीं है तो फिर तो मजबूरी है मजबूरी है आपकी। इसमें। अच्छा, आप भी तो इसमें कोशिश कर सकते हैं ना, इसकी जी। वैल्यू एडिशन के हवाले से इसकी लोग एक्सपोर्ट नहीं हो इसमें सकती। ये जो बिल्कुल- कच्चा आम है इसकी जी, जी। एक्सपोर्ट की भी गुंजाइश होगी ना। कच्चा आम की एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है। इस पे भी आप जी, देखेंगे कोई अचार अगर इसकी भी है। एक्सपोर्ट की गुंजाइश हो तो और उसको अगर भी इससे पहली स्टेज पे वो मैंगो पाउडर बनता है हम्म, तो, और उसे आमचूर हम कहते हैं या जा। आमचूर उसको पूरा साल चलता है, कर बिकता सकते है। हैं, जा। उसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम देसी तरीका है जो आम खुले आसमान के नीचे हम उसको ड्राई कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम सोलर के वो बना लें और उसमें अच्छी क्वालिटी का, जितनी क्वालिटी बेहतर करेंगे उतनी प्राइस हमें अच्छी मिलेगी, अच्छी market मिलेगी। से। लेकिन आप इसमें ये पहलू जरूर देखेंगे जी, इसमें अगर एक्सपोर्ट की कोई गुंजाइश बिल्कुल है, इसको क्योंकि ये काश्तकार का बड़ा नुकसान हो जाता है। इस पर मजीद बात करेंगे। मैं ज़रा उमैर साहब को शामिल करूँ। उमैर साहब, आपकी रिसर्च है पोस्ट हार्वेस्टिंग पर। पोस्ट हार्वेस्टिंग से क्या मुराद है और उसमें क्या क्या एलिमेंट शामिल हो जाते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट सर, फल जब पक जाता है ना तो उसकी बाद अज़ बर्दाश्त जो होती है उसको पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। उसमें क्या तो है? पिकिंग है? हाँ जी, पिकिंग है। पिकिंग के बाद आपका वो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे ग्रेडिंग हैं, है, सॉर्टिंग है, उसमें sorting है, ग्रेडिंग है, ठीक है। फिर वाशिंग है। ठीक है। वाशिंग के बाद आप ट्रीटमेंट करते हैं अगर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वेपराइज्ड हीट ट्रीटमेंट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, ठीक है। रेडिएशन ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद आप राइपनिंग है, उसकी पैकिंग है, और दन जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से आप ये जो आपका शुबा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिन है ये इसी पोस्ट हार्वेस्टिंग के हैं हाँ जी। कि आगे जो आने वाले दिन हैं इसमें ये सारे पहलू जो है उसमें आप ज़रा कुछ सोच के हमें बताइएगा। मैं आपको टाइम दे के जा रहा हूँ ताकि आप ज़रा सोच लें, सोच के बताइएगा कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें हम जिनको हमारा काश्तकार मिस कर रहा है, जिससे उसकी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी मिल सकती है। तो वो आपने तहकीक की होगी तो उसमें गौर किया होगा कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको बेहतर करके हम अपने काश्तकार को अच्छी कीमत दे सकते हैं। अच्छा टिपू साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो फसल है वो आप जब उसको एक एक्सपोर्टर की नज़र से देखते हैं तो क्या सिचुएशन है आपके लिए? हौसला अफजा है या वहाँ भी कोई मायूसी? जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी सिंध की फसल थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, तो लोकल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो जब हम एक्सपोर्ट के लिए जा रहे थे और परचेज़ करने के लिए, तो वो प्राइस हमें बाहर जो है ना हम एक्सपोर्ट करके नहीं मिल रहे थे। अच्छा। तो उसमें बड़ा हमें एक मतलब इस वक्त लोकल मार्केट के साथ कंपटीशन था। और इवन आप ये देखें कि जो हमारी करीब की मार्केट है जहाँ पे हमारा ज़्यादा मैंगो एक्सपोर्ट होता है, उसमें अगर हम गल्फ़ की मिसाल ले लें तो दुबई में मैंगो सस्ता था और कराची में महंगा था। अच्छा। तो ये सूरत हाल जो है ना ये अभी तक चलती रही है। अब आके कुछ बेहतर हुई है। अच्छा, उसकी वजह क्या बनी? उसका ये था, एक तो दुबई छोटी मार्केट और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंगो जो है ना हमने डंप कर दिया।
तो पाकिस्तानी है मैंगो डब हुआ या दीगर मुल्कों से आना? पाकिस्तानी मैंगो, अच्छा। और फिर उसकी वो क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि इस साल भुट्टा साहब ने सही फरमाया कि साइज़ नहीं था उसकी, जो टेस्ट भी नहीं बन सका, टेस्ट नहीं था, तो उस वजह से जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं थी वहाँ पर, कि जो वहाँ बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि इंतज़ार कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं ठीक है कि भाई पाकिस्तानी मैंगो आएगा, और वो सिर्फ टेस्ट का इंतज़ार करते हैं। तो वो जब टेस्ट नहीं था तो वो फिर उसकी वहाँ पे इतनी जो है ना डिमांड नहीं हुई। अच्छा, वो उस वजह से जो है ना वो मार्केट क्रैश की और वो काफ़ी लॉसेस हुए उसमें। अच्छा भुट्टा साहब ये बताएं कि ज़रा इसको जो टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाने से पहले जो हमारा आम शहरी है वो भी मैंगो के इंतज़ार में रहता है कि ये आम आएगा तो खाएंगे जी उसको, फिर ख़ास तौर पे जो मैंगो की मिल्क शेक बनती है वो किसी चीज़ की नहीं बनती इतनी मज़ेदार ना। वैसे हमें ज़रा बताइएगा कि वैरायटी के एतबार से इस वक्त तक मकामी आम की कौन सी किस्म मार्केट में आ चुकी है और पाइपलाइन में कौन कौन सी हैं जो किस किस वक्फे के साथ आने वाली हैं? जो इस वक्त हमारे पास वैरायटीज़ आई हैं और कुछ गुजर भी गई जैसे मालदा हो गया हमारे पास, ठीक है, मालदा गुजर गया है। दुसेरी जो था, दुसेरी अब चल रहा है, लेकिन दुसेरी के अंदर टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। सिंदरी को स्टार्ट कर दिया है, चाहे अभी उसके ऊपर आम खुद नहीं पका था, हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट हो गया उसको, क्योंकि रेट्स मार्केट में बहुत अच्छा है, एक्सपोर्टर्स बढ़ गया है, तोड़ के भेजते जी जी। वो ईरान और आपका ईरान और यूएई का एक्सपोर्टर और ईरान का एक्सपोर्टर्स, उन्होंने बागों के अंदर डेरे डाले हुए हैं। अच्छा, वहाँ जाते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उनका ग्रेडिंग करवाते हैं, माल तोलते हैं कंडे के ऊपर, ग्रोअर को पैसे दे देते हैं। तो ग्रोअर्स भी दे रहा है कि साइज भी बन गया है, सब कुछ है, टाइम भी हो गया। मालदा गुजर गया, दुसेरी गुजर गया, सिंदरी चल रहा है, सिंदरी चल रहा है। सिंदरी के बाद यकम के बाद हमारा सिंदरी जो है यहाँ मकामी जो सिंदरी मकामी सिंदरी चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोटल जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है मैंगो की, उसमें सिर्फ 28% शेयर है सिंध का। अच्छा, बाकी 72% जो शेयर है वो पंजाब का है। और लोग कहते हैं कि सिंध का आम है, सिंध का आम नहीं है, हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम दे रहे हैं। वो तो अच्छा, भुट्टा साहब यही बात करेंगे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आम आदमी की जो है वो पसंद की बात है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आम पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आम की फसल की बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टा साहब आप फरमा रहे थे कि मालदा दुसेरी ये गुजर गए, इस वक्त सिंदड़ी चल रहा है, और ये सिंदड़ी वो है जो हमारा मकामी आम है, सिंध का आम नहीं है। मतलब लोग इससे एज्यूम करते हैं। मजे की बात ये है कि जो सिंध का आम है वो साइज नहीं देता जो आपको पंजाब का सिंदड़ी साइज दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ के साइज बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छा जो साइज आपको मिलता है वो आपकी चनाब की बेल्ट में, चिनियोर से स्टार्ट हो और हेड पंजरा तक जाए, ठीक है। जहाँ जहाँ दरिया चनाब का पानी लगता है, क्योंकि दरिया चनाब का पानी मट्टी वाला है, ठीक है, बहुत से मिनरल्स ये साथ लेके आ रहा होता है, पहाड़ों से आ रहा होता है, बाकी हो रहा होता है। इसके अंदर टेस्ट भी है और टेस्ट बिट भी डेवलप होता है आपका, और उसके अंदर जो है ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और इसी चनाब की बेल्ट के अंदर ही मैक्सिमम ये सिंदरी की काश्त है या समर वेस्ट चौंसा की काश्त है। मैंगो बेल्ट ही मेन यही है। इनसे ज़रा हट जाए तो बाकी एरियाज़ के अंदर जो ना इतना मैंगोज नहीं है जितना इस बेल्ट के अंदर काश्त किया गया है। और लोगों के जिसका एक मुरब्बा है तो उसने तकरीबन घर के लिए जगह खाली रखी हुई है, बल्कि घर में भी पौधे लगाए हुए हैं, बाकी सारा मैंगो ही मैंगो। ये मैंगो सिटीज़ और मैंगो बेल्ट्स जो है ना, ये चनाब की यही बेल्ट है जो चिनियोर से स्टार्ट होती है और हेड पंजना तक जाती है। और ये बेट का जो इलाका है वहाँ पे एक नरम मट्टी है, नरम मट्टी है, ठीक है। वहाँ पे जो ना वर्मी कंपोस्ट जो लोग मार्केट में बेच रहे हैं, वो कल हमने अपने बाग में देखा है, वो करोड़ों अरबों के हिसाब से आपके बाग के अंदर जो ना रोटावेट कर रहे हैं, ठीक है। मट्टी खाते हैं और उसके बाद वो दाना निकाल के ग्रेनुल्स निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। वो असल फर्टिलाइजर है और वही ऑर्गेनिक मैटर है आपको, और उसी की वजह से आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, साइज भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिंदरी इसी बेल्ट के अंदर ही है, ठीक है, और कहीं भी नहीं। अच्छा, ये जो है तकरीबन 78% आम जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि यही होता है। 72%, बाकी 72% पंजाब का शेयर है और 28% सिंध का शेयर, सिंध और बाकी सूबों का। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद सिंदड़ी के बाद कौन सा आम आने वाला? समर वेस्ट चौंसा आना है, जिसको किंग ऑफ मैंगोज भी कहते हैं, और सबसे अच्छा टेस्ट भी उसी का है, समर वेस्ट का, या रटोल का टेस्ट है या उसका है। बाकी जो सिंदरी है बहुत अच्छी मार्केट लेता है। रटोल की क्या पोजीशन है? रटोल सर, रटोल इस दफ़ा उसकी फसल बहुत कम है, अच्छा, और वो एडवांस में ही बिक रहे हैं। उसकी तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। प्राइस बहुत ज़्यादा है उसकी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और एडवांस में बिक रहा है। अभी
अभी उसके अंदर टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ के मार्केट करना शुरू कर दिया है। अच्छा। और पंजाब का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद के बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उस ईद से पहले ही खत्म हो रहे हैं, खत्म हो गया। खत्म हो गया उसका। अच्छा, तो ये समर बेस्ड कब तक आ रहा है? समर बेस्ट सर यकम से, वैसे इसका जो शेड्यूल है इसका वो यकम जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से जो पहले ठंड रही है, बर्फ़बारी होती रही है हमारे यहाँ, जो ओले पड़ते रहे, एक किस्म की बर्फ़बारी थी, उसकी वजह से जो ना अभी तक इसमें ड्राइनेस आ रही है। अच्छा। अल्लाह करेगा कि ईद के फ़ौरन बाद यकम 2 3 या 5 से इंशाल्लाह शुरू हो इसकी जो ना जाएगा। बर्दाश्त स्टार्ट हो और जाएगी। ये बाकी जो काला चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है, मौसमी, सर ये काला चौंसा इसके बाद आएगा, ये 25 तक चलेगा आपका समर बेस्ट चौंसा। 25 से जो ना आपका काला चौंसा स्टार्ट हो जाएगा, वो 10-12 दिन की फसल होती है। उसके बाद फिर नवाबपुरी सफ़ेद चौंसा, जो नवाबपुरी है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है आपकी, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है आपके इस एरियाज़ में, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो स्टार्ट होगा और मिड ऑफ अगस्त तक जाएगा, उसके बाद द एंड हो जाएगा। हमारे पास बाकी जो 2 वैरायटीज़ हैं, जो जिसको चनाब गोल्ड कह रहे हैं हम, न्यू सिंदरी जो है पुरानी वैरायटी है, आज की नहीं है ये। लोग कुछ दावा कर रहे हैं कि हमने इसको न्यू ईजाद किया है, हमारे बुजुर्गों के बागात के अंदर तो 30-40 साल से लगा हुआ है। उसको लेट सिंदरी कहते थे या न्यू सिंदरी कहते थे, उसका नाम अब चनाब गोल्ड दे दिया गया। उसकी प्रोडक्शन लिमिटेड है और वो एक्सपोर्ट भी लिमिटेड हो रहा है। और जो दूसरी हमारे पास जो एक नई वैरायटी हमने रट्टे वाला अजीम चौंसा जो की थी, उसकी भी लिमिटेड है, कोई इतना बल्क में नहीं है कि हम कहें कि हम इसकी कंसाइनमेंट्स बना के पूरी भेज रहे हैं। जिस मुल्क में भी भेजते हैं तो वो लिमिटेड स्टॉक में 200, 400, 500 डब्बा मैक्सिमम भेज सकते तो ये अब लोग चौंसा का इंतजार कर रहे हैं। चौंसा का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त साम है, उसमें जायका भी बहुत ज़बरदस्त है, हैं। साइज़ जायका भी है, साइज भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। ये इस दफ़ा क्या इम्कान है? उसकी प्राइस जो है वो पिछले साल की निस्बत जो है कुछ सर कम डॉलर के साथ अगर कोरिलेट करें तो उस हिसाब से तो पिछले साल वाले को रेट्स डॉलर के के ऊपर साथ क्यों नहीं कोरिलेट सर, करें भाई? अगर- मकामी बंदे ने खरीदना है सर उसको भी आप मकामी नहीं डॉलर से खरीदना है, correlate ग्रोवर का जो एक्सपेंस है वो तो डॉलर के साथ कोरिलेट कर रहे हैं करें। डॉलर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, आप Actually जो ज़बरदस्ती ना। सर उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो तो बढ़ चौंसा गई जो है। है ना उसका क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम होता है और वो एकदम से मार्केट में आता है और उसकी फसल भी अच्छी नज़र आ रही है, तो वो बहुत अच्छी प्राइस नहीं ले सकेगा। अच्छा, मार्केट निस्बतन कम होगी पिछले हाँ, साल की वो निस्बत कम मतलब होगी। जो जैसे पिछले साल था वैसे ही ये इस जो साल मकामी थोड़ा तौर सा पे खरीद बेहतर कर होगा। बाहर भेजने वाले लोग हैं, जी। उनके लिए आप सजेस्ट करें कि किस टाइम पीरियड में खरीदें ताकि मुनासिब पैसों में मिल जाए? सर अगर इसको मकामी तौर पे जिन लोगों ने परचेजिंग करनी है और उसके बाद आगे गिफ्टिंग करनी है, तो उनके लिए ये होता है कि जब इसका सीजन पीक पे आ जाए, ना ही स्टार्ट में लेना है ना ही वो एंड में क्या लेना है। पीक वाला पीक यही है कि आप 20 जुलाई को परचेजिंग करें। 20 जुलाई को क्योंकि इसने टबका बहुत ज़्यादा देना शुरू किया होता है, ठीक है। ग्रोअर परेशान हो जाता है कि टबका ज़ाया हो जाता है, क्योंकि टबके की कोई वैल्यू नहीं होती। जो ही आप कहीं उसको मूव करते हैं तो वो नरम हो जाता है और जूसेस और वो हो जाता है, तो उस वजह से जो है उस वक्त मार्केट डाउन होती है। एक हफ्ते के लिए हर दफ़ा डाउन होती है, हर साल डाउन होती है, और आज से नहीं पिछले 30 साल से डाउन हो रही है। एक हफ्ते के लिए डाउन ये डाउन होती है। जब डाउन होता है मार्केट से, उस वक्त आप वहाँ से पिक एंड चूज करें, गिफ्टिंग्स करवें और जहाँ भी देने आप दे सकते 20 जुलाई के लगभग 20 आप जुलाई नज़र के रखें मार्केट पर जो है हैं। अचानक नजर जो रखें। है। उसके बाद स्टार्ट के अंदर भी बहुत महंगा होगा और जब एंड हो रहा होगा इसका बहुत महंगा होगा। ये आपकी तहकीक में टबके के आम की जो है उसकी क्या साइंटिफिक उसमें क्या है कि भाई वो क्यों ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है और वो सही नहीं रहता? वो ख़राब, इस मैंगो को ना हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट लेते हैं कि जो जब ये तोड़ लें ना इसको, इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस है वो चलता रहता है, इसके अंदर शुगर कंटेंट है वो बढ़ते रहते हैं, विटामिन मिनरल कंटेंट वगैरह जो है वो डिग्रेड होते रहते हैं। तो उसको आप इमेच्योर कह रहे हाँ हैं? जी। ऐसा ही हो गया? नहीं क्या नहीं, वो वजह मैच्योर है? हो हाँ, जाता है, लेकिन ठीक है। उसकी क्वालिटी इसलिए ख़राब हो जाती है जल्दी कि वो फुली राइप हो जाता है ट्री के ऊपर। ठीक है। अगर हम उसको ट्री के ऊपर ग्रीन हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, जो ओके, ठीक एक्सपोर्ट है। के हवाले से होता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है। वैसे जो आम शहरी है उसके लिए क्या पहचान है? टबके का आम है या सही थोड़ा ग्रोवर के पास जो है ना, उसके पास कोई जदीद आला नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने इसकी ग्रोवर के पास तो नहीं है, उसको तो पता होता है चेक ना करे कि कि ये कौन से टबके का- कब पकना है। हाँ। हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कि जब आम के ऊपर टबका आ गया, इट मींस ये हार्वेस्ट के काबिल हो गया और इसको हार्वेस्ट करें और इसको मार्केट मैं करें। इनकी बात करना ये चाहूँगा। वैसे आपके हाँ पास जी। तो कुछ साइंटिफिक तरीका हाँ, होगा ना ग्रोवर्स जानने के के लिए। पास वैसे आजकल रिफ्रैक्टोमीटर होता है, जो शुगर कंटेंट लेवल है ना मिठास का, वो हम चेक कर लेते हैं अच्छा। कि फ्रूट जो है वो हमारा मैच्योर हो चुका है या नहीं। लेकिन वो आम तो नहीं होगा, ये ग्रोवर के पास नहीं नहीं, हर ग्रोवर तक Simple एक्सेस use नहीं है, है। ओके। हाँ जी, लेकिन वो हैंड हेल्ड है, ठीक है। अगर वो फार्मर लेना ऐसी चाहे तो प्राइस इतना भी कोई नहीं है। महंगा नहीं है, वो मिल जाता है। ठीक है। अगर वो प्रॉपर हार्वेस्ट मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट नहीं करते ना, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट क्वालिटी होती है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। अब अर्ली प्राइस लेने के लिए हार्वेस्ट तो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका टेस्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, शुगर कंटेंट हो गए, मिनरल्स वगैरह वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते। अगर हम वो रिफ्रैक्टोमीटर से चेक कर लें कि जो हमारा फ्रूट जो है वो मैच्योर हो चुका है, अब हम इसको वो करें हार्वेस्ट,
तब जाके उसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो क्वालिटी बेहतर अच्छी होगी तो प्राइस अच्छी मिलेगी। हाँ जी, तो इसका quality मतलब होगी। ये आपकी रिकमेंडेशन है कि काश्तकार को कोशिश करनी चाहिए हाँ मीटर जी, रखे और scientific equipment देखे, की तरफ आना जायजा लेके, चाहिए। हाँ बिल्कुल ब्लाइंड होके काम ना करे कि हाँ जी टपके से ही अंदाज़ा करे कि हाँ जी जी। पक गया या नहीं पक गया। अच्छा, एक और मामला है, आपने कोई सोशल मीडिया पे भी डाला कि जी वो मियाँ ज़की के हवाले से, एक्चुअली तो वो आपकी उस पर बड़ी तनकीद हुई और मतलब आपने एक लोगों को एक और तरफ डाल दिया, हालांकि वो तो ये कोई किस्म तो है नहीं आम की, जी, मियाज़ाकी जो है एक्चुअली जापानीज़ शहर है वो, वहाँ से वहाँ प्रोडक्ट से जो ये प्रोड्यूस है। इरविन मैंगो है हाँ एक्चुअली, इरविन है बुनियाद पे। फ्लोरिडन वैरायटी है। लेकिन आपने और कहा कि जी मियाँ ज़की काश्त हो गया जी हाँ। मुल्तान मैं में। आपकी बात- तो उसमें ये इनकी बात सुन ले फिर मैं आपकी इसके बात। बाद बताता हूँ मियाज़ाकी है क्या। तो मियाज़ाकी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आपकी इस सोशल मीडिया पर डालने के बाद पूरे मुल्क से फरमाइशें आना शुरू हो गई कि जी मुल्तान में मियाँ ज़की जी, है तो जो वो जनाब लोग भेजें। मैंगो वो अब हम ग्रोवर- कहाँ से भेजते हैं कि जी मियाँ ज़की? मियाँ जो लोग जो है मैंगो ग्रोवर्स हैं ना, उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है ना। जो आउट ऑफ ग्रोइंग एरिया ऑफ मैंगो हैं, तो जैसे इस्लामाबाद है या किसी ने एक दरख्त लगाना है, 2 लगाना है, ठीक है, तो वो अपनी फरमाइश करते हैं कि ये मियाज़ाकी होना चाहिए। वो इरवन ही होगा ये बुनियाद इरविन मैंगो है ठीक है। एक्चुअली, और ये कोई इसकी ये प्राइस वाला भी कोई इशू ऐसे नहीं, ही वो ज़्यादा वो बना हुआ है ठीक है, कि कोई कहता है कि ये इतने लाख रुपए किलो है, इतना है। हाँ वो लोग अपनी चीज़ को खुद डेवलप करते हैं, उनका वो है ग्लास हाउस है और ठीक है। ग्रीन हाउसेस बने हुए हैं, उसके अंदर वो उसको ग्रो कर रहे हैं जापानीज़, और उसकी वो क्योंकि ये सन के साथ जो है ना अपने कलर को पकड़ता है, ठीक है। और जो इसे एग ऑफ सन भी कहते हैं। यहाँ फिर किसी ने काश्त की है इरवन? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, किसी के प्राइस पास भी नहीं मिलनी अगर इतनी 2 मेहनत प्लांट करें। है, 4 प्लांट है, और हमारे ये मैंगो रिसर्च स्टेशन पे भी ये लगे हुए हैं। वैरायटी मौजूद है। बिल्कुल, अच्छा, इरविन मैंगो की। अच्छा, आप शायद बता हाँ साहब। सर, मैं कह रहा था कि मियाज़ाकी के नाम के ऊपर जो लाखों का वो फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को हाँ, बताया जा रहा है कि ये इतनी अच्छी वैरायटीज़ और ये भी कोई आज की वैरायटी नहीं है, ये कोई 20-30 साल 40 साल पहले की हमारे पास लगी हुई हैं ये वैरायटीज़ जो है ना। ठीक है, इनको पहले किसी ने सेंसेशंस का नाम दे दिया कि सेंसेशंस है, ठीक है ना। ये रंग जो ना हल्का सेंसेशन नहीं है, नहीं, उससे मिलता जुलता ये रेड वैराइटीज Red varieties रेड के अंदर वैराइटीज सारी फ्लोरिडियन किसी ने इसको लाल बादशाह का नाम दे दिया। कैंट, कीट, हेडन, टॉमी एक्टिन, लाल बादशाह तो पामर। पुराना जी, लाल बादशाह वो पुराना आ रहा है, जब वो पकता है तो वो जो इसकी जो ओरिजिनल शेप यहाँ पे नजर आ रही होती है, जहाँ से ग्रीनिश होता है वहाँ से पीला हो जाता है, बाकी इसी शेप में रह जाता है। लेकिन उसके अंदर टेस्ट भी इतना कोई अच्छा नहीं होता था, और उसको मार्केट में जब भी आप मार्केट करते थे वो देसी के तौर के ऊपर नहीं, बिकता ये था। अभी डिफरेंट लोगों टेस्ट ने है। इरविन मैंगो अच्छा टेस्ट है? अच्छा टेस्ट है इसका। नहीं, अब वो ये जो वो टेस्ट नहीं है जो शान खुदा का या अच्छा, उस तरह लाल का टेस्ट है, बादशाह अच्छा का टेस्ट है। सेंसेशन। अगर बुड्ढा साहब और आसिफ हयात टिपू साहब, हम उन लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करें जिनको आपने मोटिवेट कर दिया है कि नहीं, जी उनको फिर ये सेंसेशंस मियाँ ज़की भेजें, जो लाल है, बादशाह भेजें, हाँ, लाल शाह बादशाह भेजें। सेम कलर सेम शेप्स के अंदर है, और सब कुछ वही है ना, सेम। उनको भेजें, उन्हें कहा कि हाँ भी आओ आगे आपके पास मियाज़ाकी। बेसिकली ना ये जो कलर आता है पील के ऊपर ना, ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से नेचुरली ये डेवलप होता है सिर्फ पील के ऊपर। जो इंटरनल क्वालिटी होती है ना फ्रूट की, उसका इसके ऊपर कोई इतना खास फर्क नहीं खास होता। फर्क नहीं होता। तो ये किन किन वैरायटीज़ पर जो है हम कलर इन्हांस कर सकते हैं? हाँ जी, ये होता है नेचुरली हैं जो वैरायटीज़ है ना, एंथोसायनिन और कैरोटिनाइड्स होते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स हैं ये, ठीक है। कुदरत की तरफ से ही वो कुछ जो वैरायटीज़ हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जिनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो ब्लश होती है ना उसके अंदर ये कलर आता है, जिस तरह लाल बादशाह है या मियाज़ाकी की ये बात ये करें। हम कुछ ऐसे टेक्निक्स भी है जिनके साथ हम इन वैरायटीज़ का जो दस्तियाब है हमारे पास, इनका टेस्ट इन्हांस कर सकें, ऐसी टेक्निक्स भी है एग्रीकल्चर में? नहीं, टेस्ट एज सच डेवलप करने की तो कोई नहीं, टेक्निक मुमकिन नहीं है। टेस्ट में ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जैसे अब टेक्निकली अगर हम बात करेंगे चनाब बेल्ट की, तो यहाँ पर पोटाश जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जितनी हम पोटाश ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना आपकी जो दरख्त है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा आएगी, और आपके फ्रूट का जो है ना वो कलर और साइज़ दोनों डेवलप होंगे। और यही चनाब बेल्ट की खासियत है कि यहाँ पे टेस्ट भी अच्छा है और साइज़ भी अच्छा है और कलर भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें पोटाश की जो है, वजह से इस आप पोटाश एक नेचुरल प्रोसेस है, Natural वो खुद process है। जनरेट कर रही ठीक है, है, आप मसनूई नहीं दे रहे आप उसको। ठीक है।
ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है उसके थ्रू जो है ना वो खुद जनरेशन है उसकी, ठीक है। खुद जनरेट करती है और उसके बाद जो है ना वो पौधे को देती है और पौधे से उसका फ्रूट का साइज अच्छा हो जाता है। नहीं वो आपके ये पानी जहाँ से आ रहा है ना, अब पानी हाँ, पानी उस- के उस- अंदर पानी ज़ाहिर है, जहाँ पानी से में आ कितना रहा है बड़ा तो वो शामिल है, रॉक्स ज़ाहिर है, में ज़ाहिर और है, उधर ज़ाहिर है। जो भी है। ठीक, एक ब्रेक ले लें फिर इस पे बात जी, करते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आम पर बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ याद टिप्पू साहब, अब ज़रा थोड़ा सा हम इसकी वो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में ही काश्तकार का मुनाफा छुपा हुआ है। ज़ाहिर है आप अगर ख़रीदेंगे बाग से आम तो आप अच्छे पैसे दे के ख़रीदेंगे अगर आपको मार्केट मिल रही है। इस मरहले पर काश्तकार को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इन एहतियातों को बाला ताक रखे ताकि आपको अच्छा आम मिल सके और उसे भी अच्छी कीमत मिल सके? जी बिल्कुल, हम काश्तकार को ये सजेस्ट करते हैं कि जब आपने तुड़ाई करनी है या हार्वेस्ट करनी है तो आप कम से कम जो है 10-15 दिन पहले उसके पानी को बंद कर दें और फिर आप उसकी तुड़ाई करें। और दूसरा, जो तुड़ाई में जितनी एहतियात करें वो बेहतर है। कोशिश तो होती है कि हैंड पेक्ड हो, ठीक है, ठीक है, या फिर जो भी सिस्टम आपका हमारा कुंडी वाला बना हुआ है और उसमें मैं थैली के सेफ साथ तरीके से थैली में अगर वो हो जाए तो वो बेस्ट है। ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो आम, फिर खराब हो जाएगा। तो आम तो इवन अगर आप 1 फुट की हाइट से भी फेंकें तो उस पर निशान पड़ जाता है। ठीक है। और कुछ वैरायटीज़ जस्ट लाइक जैसी ये चनाब गोल्ड है, इस पे तो अंगूठा आप दबा दें तो ये भी इसका निशान भी आ जाता है। ये इतनी सेंसिटिव वैरायटीज़ हैं। ठीक है। तो ये एहतियातें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। फिर अपनी जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है उसको बेहतर करें। ठीक है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना, अब ये फ्रूट बैगिंग का भी एक कॉन्सेप्ट आ पैकिंग से पहले पिकिंग आपने कर ली है, जी जी, तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है? मतलब उसको ज़ाहिर है बल्क में फ्रूट पड़ा हुआ है तो उसको अगर खाना तो कैसे, रखना हम कैसे है? एक्सपोर्ट के लिए ख़रीद रहे हैं तो उसने हमें पिकिंग करके दे देनी है। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हमारा अपना काम शुरू हो जाता है। अगर हमने यूरोप और हाई एंड मार्केट में एक्सपोर्ट करना है तो फिर वो हम उसको नहीं कहते कि वो पिकिंग करे, फिर हम खुद करवाते हैं। अच्छा, पिकिंग आप खुद करवाते हैं? जी, वो खुद करवाते हैं। वो सारा हैंड पिक्ड होता है हमारा। ठीक है। ठीक है। उसको हैंड पिक करते हैं, उसको डीसैप करते हैं, उसको लाइन ट्रीटमेंट उसकी करते हैं, हॉट वाटर करना है, ये जो भी उसका प्रोसीजर होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद जो है ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करके उसको पैक करेंगे और पैक करके फिर हम मार्केट कर देंगे। शिपमेंट के लिए हमारा वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी एक प्रोसेस होता है कि उसको हमने राइपनिंग के लिए भी एक उसका प्रोसेस है कि 50% ऑन बोर्ड जो है वो राइपन चाहिए या 75% चाहिए, तो वो भी हमारा जो कंसाइनी है वो बताएगा। ये सारा पैरामीटर्स तो वो हैं जो आपने खुद अडॉप्ट कर लिए ना जी। बेहतर ये हुआ कि वो काश्तकार नहीं जानता। तो बुढ़ा साहब, काश्तकार अगर ये टेक्निकलिटीज़ खुद जान ले, ठीक है ना, अब तो ये होगा ना कि वो खड़े उसका बाग जो है वो एक्सपोर्टर खरीद जाता होगा और फिर जाके वो खुद ही बाकी सारा प्रोसेस वो अपनी मर्ज़ी के पैसे दे जाता होगा। अगर काश्तकार ये सारी टेक्निक्स खुद जान ले तो वो एक्सपोर्टर को बेहतरीन तरीके से तैयार करके दे सकता है, तो उससे पैसे भी अच्छे मिल सकते हैं। क्यों? उसके पास वक्त नहीं है या उसके पास समाया नहीं है? क्या पास एक्सपोर्टर्स को तो एक ट्रक चाहिए या एक कंसाइनमेंट उसने बनानी है, ठीक है ना, वो एक दिन या 2 दिन लगाएगा। अगर ग्रोअर जो है एज ए ग्रोअर जो है ना वो इस झंझट में पड़ जाएगा तो उसकी बाकी जो फसल बचेगी, जो सॉर्टेड हुआ है माल उसका, जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से इनको जब मिक्सअप करेंगे तो दोनों चीज़ें इफेक्ट्स हो जाएंगी। तो ग्रोअर के पास तो मजबूरी है, वो कहता है कि जितनी जल्दी मेरी ये क्रॉप आई खरी है इसको मैं फारिग करूँ और अगली की तरफ जाऊँ। ये लास्ट अब ये सबसे अहम मामला है कि उसके पास वक्त नहीं है। जी, अर्ली पिकिंग भी इसी वजह से हुई है कि उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ था कि मेरे पास इतने हज़ार पेटी दुसेरी की है, फिर सिंदरी की है, फिर चौंसे की है, और मैं डेली बेसिस के ऊपर 400 या 500 को हार्वेस्ट करता हूं तो फिर मैं कहीं जाके अपने टारगेट पे पहुंचूंगा। अगर वो वेट करना शुरू कर दे या कुछ और करेगा तो उससे ये होगा कि उसकी अगली जो फसल आएगी वो सर पे आ जाएगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रोअर के पास इतना वो टाइम्स भी नहीं है और उसके पास जो है ना लेकिन उसे मैनेज करना चाहिए ना जी। अगर अच्छे पैसे लेने हैं तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। उमैर साहब, आपके पास मैं सवाल छोड़ गया था शुरू में कि वो पोस्ट हार्वेस्टिंग के क्या मसाइल हैं जिसको हमारा काश्तकार मिस कर रहे हैं? हाँ जी, वो यही है, हमारा हार्वेस्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। अगर वो प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहा, अब एक्सपोर्ट के हवाले से हम देखते हैं तो हम डंडी के साथ जो है फ्रूट को वो एक्सपोर्टर जो है वो कट कराते हैं,
फिर डंडी के साथ कट कराने के बाद डीसैपिंग करते हैं उसकी, जैसे आसिफ साहब ने बताया है। तो डीसैपिंग स्टैंड के ऊपर अगर हम डीसैपिंग नहीं करेंगे, जो सैप निकलता है वो पूरे फ्रूट के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की जो है वो कॉस्मेटिक लुक जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर उसे वो रेट नहीं मिल सकता। और उसके अलावा हार्वेस्टिंग के बाद हम देखते हैं कि जो आजकल लोकल करते हैं कि डंडे से वो तोड़ रहे होते हैं, तो वो उससे यही है कि जब फ्रूट के ऊपर दबाव आता है तो उसकी उस टाइम तो नहीं पता चलता, लेकिन जब वो राइप होता है, उसका प्रॉपर येलो कलर डेवलप होता है, तो उसके ऊपर निशान जो है वो वाजे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इंटरनल भी ख़राब हो रही है और एक्सटर्नल भी ख़राब हो रही है। ये मंडियों में जो ढेर लगाया होता है आमों का, ये छोटी मंडियाँ जहाँ पर लोकली बिक रहा होता है, ये इस तरह आम को रखना और बेचना ठीक है? नहीं, ये असल में वो माल आ रहा होता है जो एक्सपोर्ट वाले ए ग्रेड ले लेते हैं, फिर उसके बाद बी और सी जो बचता है वो फिर मंडियों में आता है। ठीक है, वो इस तरह ढेर लग जाता है। हाँ जी, वो ढेर लग जाता है। सॉर्टेड माल होता है, लोग समझते हैं कि शायद हमें सस्ता मिल रहा है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर यही हाल होता है। लोग मंडियों से जाते हैं, वहाँ से ले लेते हैं लोकल मंडी से, उसकी पैकिंग कराते हैं और आगे गिफ्टिंग कर देते हैं, और जब वहाँ जाके वो पकता है तो 50 या 40% डैमेजेस निकलता है उसके अंदर का टिश्यूज़। अगर बाहर से बिल्कुल लुक ठीक भी होगी तो अंदर से जो ना उसका जो टेक्सचर है वो डैमेज होता है। जब आप काटते हैं तो रेशा या कुछ इस किस्म का जो ना वो जेलनुमा आपको नजर आता है, जिससे उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो भुट्टा साहब, आम आदमी क्या करे फिर? सर आम उसने आदमी भी तो खाना है ना आम। आपने सारी चॉइस ले ली एक्सपोर्टर के लिए, तो उसका रास्ता बताएं। मैं तो उसको भी साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। सर आम आदमी इन चीज़ों के झंझट में पड़ता भी नहीं है, उसने खाना है उसको, ठीक है ना, उसको जहाँ से सस्ता मिलेगा उसने परचेज करना और उसको खाना है। ये तो है ब्रांडेड लोग हैं जो ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं, जो ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, जो कहते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस हो, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वांटिटी वाली साइड्स पे नहीं जाते, ये उनके लिए है। बाकी जो जितना मीडियम साइज़ होगा टेस्ट उसके अंदर ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत एक एक्सपोर्ट क्वालिटी जो बड़े साइज़ वाला आप लेते हैं। एक मुझे नुस्खा आपने आखिर में बताना है कि कोई बंदा अपने घर में आम का पौधा लगाना चाहता है, तो ताकि उसके एक पौधा क्या इनफ होगा उसके घर के खाने के लिए, और उसके लिए वो क्या करे। लेकिन मैं आपसे अभी पूछूंगा टिपू साहब, इसमें जो हम मसाला लगाते हैं आमों को, ठीक है, ये आप जो बाहर भेजते हैं उसमें भी मसाला लगाते हैं? नहीं, ये तो जो आप कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की इस वक्त कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उसको चेक कर रही हो। तो आप आज भी मंडी में चले जाएं और आपको सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना? जी बिल्कुल, वो तो मतलब एक किस्म की काज ऑफ कैंसर है, तो अच्छा। उसको बिल्कुल बैन होना चाहिए, जैसे मतलब है गवर्नमेंट का। उसके बगैर और तो पकड़ा नहीं है उसमें- वो। मैं अभी आप पूछता हूँ। जो एथिलीन है वो रिकमेंडेड है, एथिलीन साशे, ठीक है, तो वो हम इंटरनेशनली बेशक हम उसको उसमें एथिलीन डालते हैं आप? उसमें एथिलीन डाल के, ठीक है, और उससे भी बेहतरीन पकाई होती है। रिजल्ट क्या होता है एथिलीन का और कैल्शियम का? एथिलीन जो है ना एक नेचुरल है जो फ्रूट इटसेल्फ ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो ठीक जरा है ना। ज़्यादा टाइम लेता है, वो टाइम पकने में। ज़्यादा ले रहा होता है और इवन राइपनिंग नहीं हो रही होती। तो जब हम इसमें से बाहर से एथिलीन देते हैं तो वो इवन उसकी राइपनिंग भी हो जाती है, कलर भी अच्छा डेवलप हो जाता है और टेस्ट भी सही होता है। मेरे साहब, आप सोच के बैठे, मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, आप बताइए। कैल्शियम कार्बाइड्स की जहाँ आप बात कर रहे थे कि मार्केट्स के अंदर जो आपको जो गिफ्ट पैक्स आते हैं, वो तो मसाला लगा हुआ है सारा, वही मसाला calcium लगा का- होता है और उसके अंदर जो है ना जो प्रॉपर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जा रहा है वो उसका वो कलर नहीं होता जो आपको बाजार में नजर आ रहा होता है, इतना पीला कलर। ठीक है, उसमें आपको ये मैं बताता जाऊँ कि जो ग्रोअर है जो पेटी में आम पैक करता है तो उसके अंदर जो CaCO2 वो लगाता है, कैल्शियम कार्बाइड लगाता ठीक है, है। और वो टिका के लगाता है कि जब तक कलर जो दिखेगा वो बिकेगा, जितना अच्छा कलर होगा मंडी में उसको अच्छा रेट मिलेगा। उसके बाद जो और जुल्म हो रहा है हमारी कम्युनिटी के साथ, जो हमारे जो मैंगो लवर्स हैं, जो मैंगो खाने वाले लोग हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि जब मंडी से वो लेता है, फरिया लेता है या वो जो छाबरी फरोश है वो लेके आता है, उसको फिर भी कलर के ऊपर तसल्ली नहीं होती, वो दोबारा से उसको एक डबल डोज देता है अच्छा, इसी कैल्शियम कार्बाइड्स की, 2 दिन होल्ड करता है। अच्छा। और उसके बाद जब रेडी के ऊपर आता है तो आपको सारा पीला पीला आम नजर आ रहा होता है और आप सबसे पहले जाके उसको जाके पिक करते हैं। ये इतना हार्मफुल है कि गले का कैंसर आपका, पित्ते का कैंसर आपका, आपके लबलबे के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके मैदे के जो अल्सर्स आ रहे हैं, ये सारे कैल्शियम कार्बाइड्स की वजह से। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बाइड जो मिसाला है आप देखते होंगे कि गैस वेल्डिंग में जो इस्तेमाल होता है, ये वो है, ये वो वाला मिसाला है जो इतना ये हीट तो दे रहा बड़ा होगा। हर बंदा ही इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये कैसा बैन है कि भाई किसी नहीं, जगह गवर्नमेंट ने जो 3 साल पहले फूड अथॉरिटी ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया, मंडियों में छापे मारे और जिसमें निकलता था वो पूरा ट्रक जाके दरिया में या नहर में बहा देते थे।
क्योंकि अब इतनी तादाद में हो रहा है और उनके पास इतनी मैन पावर्स नहीं है या क्या मामलात हैं हमें नहीं समझ आ रही। अब जितना भी मंडी में माल जा रहा है सब लगा रहे हैं, ये नेग्लिजेंस है और यहाँ गवर्नमेंट तक की। कि आपके जो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले लोग जो काम कर रहे हैं, माजरत के साथ टीपू साहब बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि पहला स्ट्रोक देते हैं 2 दिन के लिए अपने टापे के अंदर, इसको कैल्शियम कार्बाइड्स को लगा के उसको हल्का सा पीला होने देते हैं, उसके बाद उसको दोबारा डब्बे में शिफ्ट करते हैं, डब्बे के बाद उसके अंदर एथिलीन रेपनर्स के 2 साशे डालते हैं और उसको पैक कर देते हैं और कहते हैं कि हम जो है ना विदाउट कैल्शियम कार्बाइड्स आपको महंगे दे रहे हैं। पर्पस इनका क्या होता है एक्सपोर्टर्स का या बाकी का, कि हमें रेट अच्छा मिलेगा जब कलर इसका कलर अच्छा अच्छा आ है। जाएगा। उस कलर के चक्कर में जो ना वो लगाते लाजमी है, लेकिन उसको दावा ये करते हैं कि हमने लगाया। एक टाइम myth है, का, टाइम का हमारा कलर constraint है, का थोड़ा जो है सा ना, जा। और ये भी एक मतलब मिसकंसेप्शन है। यूरोप में तो आप बिल्कुल ये काम कर ही नहीं सकते, उनका वो तो नहीं सर, फौरन local चेक markets करेंगे। आप उमर आप बताइए। थाइलीन जो है ना एक नेचुरल हार्मोन है जो राइपनिंग में अपना रोल प्ले करता है। जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं ना उनके अंदर ये नेचुरली तौर पे पाया जाता है और जो उसकी राइपनिंग जो है वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हम लोग अर्ली उसकी राइपनिंग चाहते हैं तो उसके लिए हम एथिलीन का जो है वो शॉक देते हैं। जब हम एथिलीन का शॉक देते हैं तो जिस तरह हम लोग एनर्जी बूस्ट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो ये एक एज अ बूस्टर के तौर पे काम करता है एथिलीन राइपनर, जो उसको जल्दी जो है वो पका लेकिन ये देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये जो ये इस्तेमाल हो रहा है, कैल्शियम कार्बाइड भी जो है वो पकने के लिए है, लेकिन वो हाईली कार्सिनोजेनिक है। रोल दोनों का सेम ही है, एथिलीन राइपनर का भी कैल्शियम कार्बाइड का भी। लेकिन सर वो जो कलर देता है वो आपको कैल्शियम कार्बाइड देता है, जो इतने पीला कर देता आपने है और अलग आपको गुड लुक दे रहा पुड़ी एक रखी है, उसके असरात इतने हो जाते हैं कि वो कैंसर का हाँ, सबब वो बन उसके अंदर ना हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है एज कम्पेयर टू एथिलीन राइपनर जो है कैल्शियम कार्बाइड। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। भुट्टा साहब वो एक छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब ही चाहिए। हाँ, कि वो एक घर में अगर कोई दरख्त लगाना चाहे, आम घर के हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर उसके लिए जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप देसी प्लांट्स लगाएं, बल्कि प्लांट्स कहीं से लें भी ना। ठीक है। आप जो सालाना गुठलियाँ आम खाते हैं तो 2-4 दबा दें, अगर उसको पानी प्रॉपर आप दे रहे हैं तो विद इन 12 मंथ जो है ना वो इस काबिल हो जाता है, 4 फुट तक पहुंच जाता है पौधा के जो है ना, उसको आप जो है ना आगे वो करें। लेकिन उसमें 4 फुट वाले को भी आपने ग्राफ्टिंग नहीं करानी। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए ग्रोअर और बाप दादा से जो काम किए आ रहे हैं, कि जितना आप उसको जल्दी कट लगाएंगे, उसको बडिंग कर देंगे, उतना ही जो है उसकी ग्रोथ जो है ना स्लो हो जाती है, क्योंकि ज़ख्मी हो जाता है ना। अगर घर में लगाना है तो 1 या 2 पौधे लगा लें, ग्रासी प्लॉट्स के अंदर मीड में लगा लें बेशक, लेकिन उनको बढ़ने दें। जब उसके ऊपर 12 से 14 ग्राफ लगने के काबिल हो जाए, 12 से 14, फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कराएं और मल्टीपल वैरायटीज़ करा दें आप। अच्छा, ठीक है ना। मल्टीपल जब वैरायटीज़ कराएंगे तो आपको जो है ना अर्ली क्रॉप से लेके एंड तक जो है ना आपको एक तो फल भी मिलेगा और बाकी होगा। और एक ही दफ़ा नहीं करानी ग्राफ्टिंग। अच्छा। हाफ प्लांट्स को एक सीज़न में करा दें जब उसका पत्ते वगैरह निकल आए, क्योंकि पत्तों के ज़रिए उनने खुराक लेनी है, बाकी चीज़ें हाफ में अलहदा करा दें, तो आपके घर के अंदर इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि आपको जो है ना खाने के खुद भी लिए खाएंगे, हमसायों को भी देंगे। हमसायों को भी दे सकें। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी। नाज़रीन, हमने आम की फसल बात की। इस वक्त अहम मरहला है, आम की फसल पक कर काफ़ी हद तक मार्केट में आ गई है और बाकी आने वाली है। ख़ास तौर पर चौसा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो मार्केट में आने वाला है। और अभी आपको नुस्खा भी बताया है कि किस वक्त सस्ता होगा, उस वक्त आपने लेना है, दोस्तों को भी भेजना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।